पावन मंच की ओर से केसर सिंह बारैट और अमर कुंवर सिंह बारैट की बलिदानी मिट्टी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरे 2-3 वर्षों के कवि सम्मेलन अनुभव में इतनी सारी महिलाएं मैं आज पहली बार किसी कवि सम्मेलन में देख रहा हूं। इससे मुझे लगता है किसी पद्मनी के जौहर को, उसके सतीत्व को सुरक्षित करने के लिए गोरा बादल इन्हीं मिट्टी के आसपास कहीं जंगलों में रहे होंगे, वरना तो आजकल शहरों में भी इतनी महिलाएं आती नहीं हैं। ये आपका चरित्र है कि हिंदुस्तान के इस छोटे से ग्रामीण प्रांगण में इतनी महिलाएं आज इस कवि को सुन रही हैं। मैं जानता हूं कि प्रिय मेरे छोटे भाई ने, दीपक ने जो कुछ पढ़ा उसके बाद ये कोलाहल होना जरूरी है, लेकिन कुछ बातें मैं कह देता हूं। जिस मिट्टी पर आप लोग खड़े हैं, आज मुझे और अरुण भाई को यहां नहीं होना था, ये संदीप भी, दीपक भी जानता है और हमारे बुद्धि भी जानता है। आज हम दोनों को देहरादून होना था एक बहुत बड़े अखबार के कार्यक्रम में। मैंने लोग बैठे हैं, मेरी टिप्पणी को सुन लीजिएगा ध्यान से। हो सकता है वहां के लिफाफे आज बड़े हो, निर्मल जी जानते हैं हम बहुत, राजेश भैया, सोनी जी आपके स्नेह के सूत्र में बंध करके यहाँ हैं, लेकिन क्यों है उसका एक कारण समझ लीजिएगा। जब तक ये हलचल है तो इस दृष्टांत को मुझे लगता है कविता से अच्छी बात मैं बोल रहा हूं। यदि आज मैं देहरादून होता, मैं बंबई होता, मैं कलकत्ता होता और सुबह जब कवि सम्मेलन से जा रहा होता तो सुबह 4 बजे दिल्ली बंबई की सड़कों पर मुझे सफेद कुत्ते की चैन पकड़ के घूमती लड़कियां दिखाई देती। अब अगली बात पर मुझे एक श्रोता की भरपूर तालियां चाहिए। मुझे विश्वास है जब सुबह 3 बजे के बाद मैं भीलवाड़ा और शाहपुरा, जहाजपुर की सड़कों पर अपनी कार से निकलूंगा तो सुबह 4 बजे सेना के लिए कसरत करते जवान इस देश की सड़कों पर गुजरते हुए दिखाई देंगे। मुझे अच्छा लगा, आप लोग सुनने के लिए मुझे तैयार हैं। मैं एक वाक्य से अपना परीक्षा ले रहा हूं, आपकी और अपनी। उस पर जितनी ताली आएंगी वो तय कर देंगे मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़े होना है। ये लोग तो बड़े मजाक करते हैं, अरुण भैया दिल्ली रहते हैं, किस राजस्थान से हो, पानी नहीं है। हालांकि इस बार तो भीलवाड़ा में इतना पानी है कि पानी पानी हो गया है, लेकिन हमेशा चिढ़ाते हैं राजस्थान में पानी नहीं है। एक लाइन अच्छी लगे मुझे, वातावरण दिशा तैयार हो चुका है। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है। कोटड़ी वालों, मैं पहली बार आपके बीच में हूं और एक लाइन में मुझे लगता है जो पीछे लोग इस एलईडी पर अपना कवि सम्मेलन सुन रहे हैं वो अपना ध्यान वहां से भटका देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कहां चला गया हमारा पानी? था बहुत पानी, बस आधी लाइन पूरी, आधी पर आपकी तालियां पंडाल उठे। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मेरे बारे में बताया गया है कि मैं मोदी जी के सामने मैंने कई बार कविताएं पढ़ी हैं। केवल अरुण भैया मुझे गौरव प्राप्त है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी लाल किले से मैंने कविताएं पढ़ी। लेकिन एक बात मैं आपसे बांट लूं, मैं पिछले वर्ष 3 साल पहले करगिल गया था सर। वहां पर मैंने टाइगर हिल के नीचे कविताएं पढ़ी तो वहां एक स्मारक के ऊपर वहां के शहीदों के नाम लिखे थे। आपकी शायद गर्व से तालियां उठें। वहां सबसे ज्यादा बेटों के नाम यदि किसी के लिखे थे वो हिंदुस्तान में राजस्थान की मिट्टी के लिखे हुए थे। मैंने 35 साल हो गए मंच पर मुझे कविताएं कहते, मैंने कभी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं पढ़ी हैं। बस 2 लाइन आपकी मिट्टी की कह दूं, उसके बाद ताली कैसे बजवाई जाती है वो मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मेवाड़ की मिट्टी, आपके बेटे यदि पर्वत की चोटियों पर खड़े हो तो आपकी तालियां उनके कान तक पहुंचे कि उन बेटों को हम याद कर रहे हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और अगर आप पीछे तक सजाए हो जाए, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी, यदि 20% लोग भी इसमें कविता के बौद्धिक रूप से लोग यहाँ बैठे हों तो मुझे 20% की ताली चाहिए, 80% उनके साथ बजाएंगे। ये हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, जो कविता के लोग बैठे वो कविता सुन ले, फिर मैं शुरू कर रहा हूं। हम प्राण हथेली पर लेकर
में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने। मैं दावा कर रहा हूं उसमें कविता है, कविता जैसा एक भी शब्द हो। मैंने कहा 20% लोग भी बैठे हों, मुझे बताएं कि कविता यहां सुनी जा रही है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने। जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। शुक्रिया। ये गांव ही बचे हैं जहां पर कम से कम भारत माता की जय, वीर करे बजरंगी के नारे लगते हैं। माफ करना, ये मेरा व्यंग समझ में आ जाए तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं, उन लड़कों की कनपटी पर थप्पड़ की तरह आपकी तालियां उठे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़े हो, भारत माता की जय के नारे सीख गए हो, जेएनयू में पढ़े होते तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे सीख रहे होते आप। इसलिए मुझे टाई वाले स्कूलों से ज्यादा फटी पैंट में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा मोहब्बत है, ज्यादा प्यार है। कम से कम इस देश की मिट्टी से तो प्यार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या बकवास करी जा रही है वहां? घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। अब आपकी तालियां, मुझे तलवारों की खनखनाहट चाहिए। विनीत चौहान ने उत्तर दे दिया हो यूनिवर्सिटी के नाम। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से राणा प्रताप पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश के अंदर? जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई। जरा नारों को बुलंद कीजिएगा। आप लोग इस मिट्टी के नारे लगाते रहे और आंध्र प्रदेश कर्नाटक की सीमाओं पर कोई कहता है मेरी गर्दन पर भी छुरी रख दो तो मैं भारत माता की जय न लगाऊंगा। मेरा एक बात को समझ लीजिए, विनीत चौहान ने केवल नारों के लिए कविताएं नहीं लिखी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मैं जो भी बात कह रहा हूं पूरी तर्क के साथ ईमानदारी से कह रहा हूं। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो इस बात पर 100% तालियां होंगी या 100% हुटिंग खड़ी हो जाएंगी। सन 47 का विभाजन, निर्मल जी, धर्म के विभाजन की कगार पर खड़ा था। जिन लोगों को मजहब प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए थे। हमने उनसे कभी नहीं कहा कि तुम जाकर भारत माता की जय के नारे लगाओ, लेकिन जो निकम्मे यहां बच गए थे उन्होंने तो तय कर लिया था कि हम मजहब को बड़ा नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे। ये बात तो 47 में तय हो चुकी थी। इन निकम्मों की भाषा आज क्यों बदलती है, ये मेरे गुस्से का कारण है। मैं 2 लाइन ये पढ़ दूं तो विनीत चौहान का विनीत तेवर आपने सुना है, मैं चौहानी तेवर पढ़ रहा हूं। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई। लेवाड़ के बेटे, मुझे निराश मत करना। मैं लंबी यात्रा पर कल जा रहा हूं, बहुत दूर। मुझे वायुसेना के विंग कमांडेंट के बीच में 1000 सैनिकों के बीच में कल दिल्ली में कविता पढ़नी है। मुझे जोश देना, जो मैं कहना चाहता हूं सुनिएगा। जिसके गायन से माता की क्या है, भारत माता की जय, क्या है वंदे मातरम। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत किल भर भी राज नहीं आया। गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं पाया। गद्दारों को लगता शायद, मुझे ताली कम लग रही, जरा पीछे से मुझे अच्छा लगेगा यदि आपकी तालियां उठेंगी तो। गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो सीमा पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके। आपकी तालियां ओवैसी के तकिए तक पहुंचे, तुम उसी गीत को गा न सके। सचमुच कितने हठभागी हो, माता की छाती चीर गए तुम, कुल कलंक कुल दागी हो, माता की छाती चीर गए। जो चले गए यह देश छोड़। मुझे अच्छा लगा कुछ देशभक्त लोग यहाँ जिंदा हैं। इस आग को जरा इस पूरे पंडाल में फैलाना मैं बोलना चाह रहा हूं। जो चले गए यह देश छोड़, मेरा तर्क समझ में आए तो मुझे सूचित करें। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। मैं विनीत हो चुका हूं, अब मेरा चौहानी तेवर बाहर आ रहा है। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें। मुझे जैसे भी ताली मिले वहां से उठे। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। वरना इस घटना पर तुमको हम बाट छांट भी सकते थे। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। जो भारत की जय गा न, मुझे अच्छा लगा पीछे तक आवाज नहीं।
जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। अच्छा होता तुम वन हमीद माता का कद झुका देते, इस राष्ट्रदेव के चरणों में तुम अपने शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। ये वो हिंदुस्तान है। आज तक महाराणा प्रताप को क्यों याद किया जाता है? लिख दिया अकबर महान था, तो फिर राणा प्रताप कौन थे? इस देश की एनसीईआरटी की पुस्तकों से पूछा जाना चाहिए। अकबर चरना झुक्यो नहीं, थोड़ी सी राजस्थानी है, अच्छी लगे तो अरुण भैया को बताइए राजस्थान चाहता क्या है। अकबर चरना झुक्यो नहीं, राणा थारो शीस, अथ थारे चरना झुके जना जना रो शीस, अथ थारे चरना झुके जना जना रो शीस, अस थारे। ये मेरी भाभियां, माँ, बेटियां बैठी। मैं एक कविता पहले इनके मतलब की कह दूं, फिर मेरे पास पर्ची आई है कि बांग्लादेश पर कुछ कहिएगा, कश्मीर पे कुछ कहिएगा, 370 धारा पे कुछ कहिएगा, मैं वो सब बोलूंगा। आपकी जो पर्चियां मेरे पास हैं, मैं एक इनकी पीड़ा गा देता हूं। मेरी छोटी बहन आयुषी ने उस पीड़ा को छुआ। मुझे इस कविता पर पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे हैं, कांग्रेस वाले कहां बैठे हुए हैं। और मैंने कुकुर मुत्ते दी आपके भी पैदा हुए हो तो कहां बैठे होंगे। मैंने कभी पार्टियों के दुशाले उड़कर कविताएं नहीं लिखी हैं। याद रखिएगा, या बचवन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। आप मुझे अनुमति दीजिएगा, मैं कोलकाता पर बोल सकूं, मैं मणिपुर पर बोल सकूं, मैं उज्जैन पर बोल सकूं, मैं जोधपुर में हो रही बेटी के साथ बदतमीजी के ऊपर बोल सकूं। आप एक बार मुझे अनुमति दें तो मैं ये कविता पहले इनकी पीड़ा को कह दूं। सर मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा। भाजपा वालों को बुरा लगे, कांग्रेस को तो मैं परवाह भी नहीं कर रहा। 1.5 साल तक यदि किसी महिला की कोई साथ बदतमीजी हो गई हो मणिपुर के अंदर, 4000 लोगों की भीड़ में किसी महिला को निर्वसन करके घुमा दिया हो, और देश के प्रधान को पता न लगे, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। उज्जैन में किसी बेटी को सुबह 4 बजे से लेकर 4 घंटे तक एक एक दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ जाए और उसे कोई अपना अंग वस्त्र न दे सके। उसे अंग वस्त्र दिया तो पुजारी ने उतार के दिया, इसे ओढ़ लो शायद भारत की इज्जत बच जाए। मैं बात मानने को तैयार नहीं हूं कि जोधपुर में सुबह 5 बजे किसी एक पेयर के साथ दुर्घटना हो और अशोक गहलोत को पता न लगे। मेरी बेटी को जब पता लगा, आयुष यहाँ बैठे मेरी प्यारी भतीजी छोटी बहन की तरह, उसे आज ये पहली बार बता रहा हूं। वो मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसे पता लगा तो वो रोने लग गई कि पापा क्या आपका पुरुष इतना क्रूर होता है? 4000 की भीड़ में क्या एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो उस बेटी को अपना अंगवस्त्र उड़ा देता? मेरी बात पर आपकी तालियों की मोहर लगे। जो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा ना बेटा, वो 4000 पुरुषों की भीड़ न रही होगी, 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी जो उस बेटी को वस्त्र न दे सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इन बातों पर आंसू मत बहाइएगा, क्योंकि फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। हिम्मत रखिएगा, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। इस बार मुझे आपकी ताली चाहिए। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं, बड़े अधिकारी लोग यहां बैठे हैं, ये घटना हिंदुस्तान में आखिर हो क्यों रही है? माफ कीजिएगा सर, दामनी के समय हमें लगा था कि इतने लोगों को फांसी लटका दिया है, अब ये घटना न होगी, लेकिन क्यों हो गई इस देश के अंदर घटना? आप जानते हैं, जिस लड़के ने सर्वाधिक बदतमीजी करी थी दामनी के साथ, उसे केवल कोर्ट ने इसलिए छोड़ दिया कि वो 6 महीने छोटा था। मैं एक कानून पढ़ के जा रहा हूं 3 कैमरों के सामने। इस देश में 10 साल के बच्चे की पूरी टिकट लगती है सर रेल के अंदर।
और 16 साल का बच्चा दुष्कर्म करने के बाद बाल अपराधी कहलाता है, तो विनीत चौहान एक मांग उठा रहा है, उस पर आपकी ताली की मोहर लगे। इस देश में अपराध की सजाएं, मुझे हिम्मत चाहिए मैं फिर लाल किले से बोल सकूं कल दिल्ली में, इस देश में अपराध की सजाएं उम्र देखकर नहीं, अपराध की तासीर देख करके तय की जानी चाहिए। और यदि ये नहीं होगा तो सर हैदराबाद होगा। मैं अपनी बेटी से कहकर जाऊंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन वकीलों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने 16 साल की आड़ में उसे छोड़ दिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसे सिलाई की मशीन भेंट कर दी। क्या पुरस्कार दे रहे हैं आप सोचते हैं आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता, मेरी इन बहनों में से किसी के साथ कुछ हो जाता, तो इस देश का कानून क्या करता? मैं बोलकर जा रहा हूं, कल बुरा भी लगे, अपराधी भी हो, तो मैं अपनी बेटी को कहकर मरूंगा कि ये काम करना, मुकदमा तुम्हारा बाप लड़ेगा जिंदगी भर के लिए। न्याय ही कर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को। विनीत चौहान कोई भी रस का कवि नहीं है, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। न्याय ही कर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को। 18 साल तक मुकदमे लड़ती रही बेटियां। आप सोच सकते हैं जिस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ होगा, जब वो कोर्ट में जाती होगी, वो हर बार उस बलात्कार की पीड़ा से गुजरती होगी जितनी बार वो न्यायाधिपति के सामने खड़ी होती होगी। ये पीड़ा इनसे ज्यादा कौन जानता है? मैं ये मानकर कि वो काम मेरी बेटी के साथ होता तो विनीत चौहान क्या कहता अपनी बेटी को? न्याय ही कर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को। कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को? एक ही चारा बचेगा, मुझे सर्वाधिक तारीख चाहिए पांडाल की इस बार, एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास फिर गोलियों से भून हुए खुद यहां अय्याश को, गोलियों से भून हुए खुद यहां अय्याश को। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से। मैंने रोते हुए कविता लिखी थी ये, लेकिन अंगारों में बदल के कविता खत्म करूंगा। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है? कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है? मैं शीश पटक कर पूछ रहा, क्या यही भाग्य है माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। निर्मल जी, हम एक ही बात के लिए दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था। बाकी तो वेस्टर्न का विज्ञान हमसे बहुत आगे था, हम वासना को जीत चुके थे। मैंने सुना है अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद भाषण दे रहे थे तो एक सुंदर युवती उनके पास आई, कहते स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी कहते मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ आंख जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो, आप गर्व से ताली उठाना। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा मां तुम आज से मुझे अपना बेटा समझ लो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने। छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम गौहर बानो को पकड़ के ले आया। छत्रपति से दरबार में बैठे थे, सामने सेनापति का आया, महाराज आपके बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। फिर गौहर बानो की तरफ देखा, धीरे से बोले गौहर बानो बहुत खूबसूरत हो तुम, पर क्या ही अच्छा होता मेरी मां भी इतनी सुंदर होती ना, मैं भी ऐसा ही खूबसूरत पैदा हुआ होता। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, मेरी चिंता समझे आप। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर हम ये समस्याएं सभी। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा हैं बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली, मेरी तलाश पूरी हो, मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीर व्रती हनुमानों को। नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। अगर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए निवेदन है मेरा, मैं दिल्ली से भी मांग कर रहा हूं, मैं जोधपुर से भी मांग कर रहा हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग कर रहा हूं, टीएमसी की ममता दीदी से भी मांग कर रहा हूं, आप मेरी आवाज वहां तक पहुंचाइएगा। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो। मेरे साथ होइएगा, अब शीघ्र न्याय दो। आंसू से उपजी सारी ललकारों को
और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारे को, लाल किले पर फांसी दे दो। अब मैं आपकी वो मांग, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जब तक आज एक कविता की मांग भैया ने कर दी है, एक आयुषी ने कहा, वो मैंने बोल दिया है। ऐसे करते रहे तो सुबह तक मैं ही पढ़ूंगा, बाकी तो वैसे ही खामखा लिफाफे लेके निकलेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, एक मेवाड़ के चूड़ावत शक्तावत की एक कविता की डिमांड आ गई, मैं उसे पूरी कर दूंगा। तो पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोगों की सुनी हुई है। वो मेरे जीवन की जो अच्छी कविताएं हैं उनमें से एक है। जैसा सर मैंने बताया, मैं करगिल गया हूं, लेकिन मैं बहुत शर्म के साथ आपको सूचना दे रहा हूं, जो कश्मीर में अब चुनाव होने जा रहे हैं ना, इतने आसान नहीं थे ये। मैं लौटा तो सही कश्मीर से कविता पढ़ के, लेकिन मैं हैरत के साथ सूचना दे रहा हूं, मेरे मोबाइल के ऊपर जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो एक सीन चल रहा था। हमारे पुलिस के जवान यहां बैठे, हमारे सेना के जवान वहां खड़े हैं। एक सीन था, आपने शायद कुछ देखा हो, हमारे 11 जवान बैरकों से लौट रहे, बंदूक उनके कंधों पर लटकी है, और कश्मीर के 14-14 साल के लड़के उनके तमाचे मार रहे, गालों पर लात मार रहे उन सैनिकों के, और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने दिल्ली से पूछा, सर ये हो क्या रहा है? सेना के लात मारी जा रही है, उनके पास वेपन है, बंदूक है, ये कुछ करते क्यों नहीं? दिल्ली कहने लगी, विनीत भाई ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा माफ करना, ये धैर्य नहीं है। 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीच कश्मीर में बो दिए, हमारी सेना हमारी वर्दियां गालों पर झेल रही है। बड़े कवि हरिओम कुमार जी, मैंने कहा सर आप कुछ कह सकते हैं? 2 लाइन लिखी है उन्होंने, आपकी तालियां मेरठ पहुंचे थे, आपको लगे बात तो हम कहना चाहते थे। जब सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे, दिल्ली चुप थी, उस समय हरिओम कुमार लिख रहे थे, किसका खून नहीं खौलेगा, पढ़ सुनकर अखबारों में, ये वर्दी के लोग यहां हैं, तो हिम्मत दीजिएगा, किसका खून नहीं खौलेगा, पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। सत्ताएं बदल गई। आपके राजकुमार वहां यात्रा लेकर के गए, लोग कहते कुछ हुआ नहीं कश्मीर में, वो का वही है। मैंने कहा निकम्मो, कभी कश्मीर अब जाके देखो, और आप सबसे कह रहा हूं गलत हो तो हाथ खड़ा कर देना। क्या आपने 15 अगस्त पर कश्मीर के एक एक शिकारे के ऊपर, एक एक नाव के ऊपर तिरंगा फहरता हुआ देख लिया था कि नहीं देख लिया? इस देश के अंदर आपने कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। मैं 3 मिनट की कविता पढ़ रहा हूं, फिर भैया की मांग पूरी कर दूंगा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। मुझे कमी कर रही है तालियों की, मैंने इतनी कम ताली में सुनाई नहीं है कविता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला। मैं कश्मीर का नंगा चित्र दिखा रहा हूं। वो यासीन मलिक, मैंने फिर कहा मैं 3 कैमरों के सामने बोल रहा हूं, पहले प्रधानमंत्री के ऑफिस में चाय पिया करता था। आप जानते हैं इस समय कहां है? वो कॉलर पकड़ के लात मार के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है इस समय हमने उसको। ये परिवर्तन छोटा नहीं, तो डरे हुए लोग ताली नहीं बजाएं। वोट आपको देने होंगे, मुझे सच्चाई के साथ खड़ा होना है। इस बात को याद रखिएगा। आप डरते रहें इस देश के अंदर तो उन लोगों का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कितने वोटिंग हो गई है ये आपको मालूम है, और आपके वोट कितने से पहुंचे ये भी आपको मालूम है। आप इतने ज्यादा लोग होकर भी संगठित नहीं हुए, और वो मुट्ठी भर लोग थे तुम्हारी छाती पर चढ़ गए। एक मंजिल की मस्जिद 6 मंजिल में बदल गई, और आपको राम मंदिर बनाने के लिए कितने सरों की भेंट चढ़ानी पड़ गई, ये सोचने का विषय था। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला। काश
कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे? उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही तकराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई ने। मैंने नाम नहीं लिया, सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई ने। ये तो बस ये लाइन और समझ जाना, मुझे लगेगा पढ़े लिखे लोगों के बीच मैंने कविता पढ़ी थी। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे तो तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो। मैं एक ही सपना लेकर आया हूं, आपके आंखों में भी सपना हो तो हिंदुस्तान की सरकार को हिम्मत देना ये सपना जल्दी पूरा हो। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे 370 धारा हटाने से पहले वहां के लोगों से मतदान करवा लेते। मैंने कहा फर्जीवाल जी, उन आतंकवादियों ने नहीं, नाम नहीं ले, कोई तो साहब नाम ले दिया, ये तो आप समझदार हो गए, इशारे में बात समझ, कविता वैसे भी इशारों की भाषा है। तो मैंने कहा सर, उन आतंकवादियों ने हमारी बहनों की कनपटी पर गोलियां मारते समय संविधान की धाराएं नहीं पूछी थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि पत्रकार या लोग यहां बैठे हो, संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों के लिए कौन सी धारा लगेगी ये पुलिस और सेना की गोलियां तय कर लेगा। अब जो कहते हैं कि 370 धारा हटना कितना ठीक था, तो मैं तुमसे क्यों पूछूं? मैं मेवाड़ के उन लोगों से पूछूंगा जिनके बेटे सर्वाधिक सरहदों पर शहीद हुए हैं। यह अधिकार केवल आपको है। मैं उन बहनों से पूछूंगा जिनके भाई, जिनकी राखियां सीमाओं पर न्यौछावर हो गई। मैं बोल रहा हूं, पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। अब मुझे आपका वोट चाहिए और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और 300 देखो ऐसा है, ये मेरे से कह रहा था भाई साहब हमारे कोटड़ी में किसी शहीद की प्रतिमा लगी नहीं है। भाई साहब एक घटना, तो कहने लगा मैं आपकी लगवा दूं तो कैसा रहेगा। ये उसी की योजना है। भाई साहब आपने बेटी पर कविता सुनाई और हाँ, यहाँ 5 किलोमीटर के एरिया में अभी लगभग 1 साल पहले एक ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ था बेटी के साथ। चलिए शुक्र है, फिर तो मैंने उस बेटी के साथ न्याय किया होगा। यदि वो कहीं सुन रहे हैं उसके परिवार के लोग, कम से कम मैंने उनकी पीड़ा को शब्द तो दिए हैं। आप उस बेटी के लिए एक बार आप तालियां बजा दीजिएगा। इससे बड़ी सूचना क्या होगी? उन दोनों अपराधियों को फांसी की अपराध की सजा दी जा चुकी है और उसके इन्वेस्टिंग ऑफिसर हमारे बीच बैठे। जरा इनके लिए ताले बजे, ऑफिसर हो तो फिर ऐसा हो। ये क्या है, 6 साल तक मुकदमे चल रहे हैं, 3 महीने के अंदर फैसला, आर पर व्यापार करो। एक कविता मैं कह देता हूं सर, मैंने जिंदगी में से इससे अच्छी कविता नहीं लिखी है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं। राजस्थान के इतिहास में आप लोग बहुत निकट हैं। उदयपुर के पास एक जगह है उनठाला। कुछ लोगों को यह घटना मुझे नहीं पता मालूम है कि नहीं मालूम है। मैंने इससे बड़ी बलिदान की कोई कथा सुनी नहीं है जिस पर मैंने कविता लिखी है। इस देश में कुर्सी प्राप्त करने के लिए मारामारी बहुत हुई है, लेकिन पहले युद्ध में मरेगा कौन, बलिदान कौन पहले होगा, इसकी एकमात्र घटना है। मैंने सुना है महाराणा अमर सिंह का शासन था उदयपुर में जो राणा प्रताप के बेटे थे। बस 1 मिनट सुन ले, फिर कविता मैं कहीं आपसे नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाएं। उनके 2 सेनापति थे, शक्तावत और चुंडावत। तो युद्ध में आगे हमेशा चुंडावत लड़ते थे। हरावल दस्ता में, यदि यहां समझाऊंगा क्या होता है तो फिर मैं कहां अनुवाद करूंगा। वो हरावल दस्ते में लड़ते थे। शक्तावतों को लगा यार ये गौरव तो हमें मिलना चाहिए, आगे हम लड़ेंगे। वो राणा के पास गए, बोले सर हम लड़ना चाहते हैं। अमर सिंह जानते थे कि चुंडावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उनके सामने एक शर्त रख दी कि एक किला है सामने मुगलों के कब्जे में है, तुम दोनों अपनी अपनी टुकड़ी लेकर चले जाओ, जो भी पहले उसमें पहले प्रवेश कर जाएगा वो हरावल दस्ते में लड़ेगा। बस राणा को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि जो कल युद्ध होगा
वो पूरे राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के इतिहास में अनोखा युद्ध हुआ वो। मैं इस कविता को शुरू कर रहा हूं, 3 मिनट मेरे साथ रहिएगा। कविता जैसा कुछ हो तो मुझे हिम्मत देना, मैं जिंदगी में ऐसी एक कविता और लिख सकूं। क्या है राजस्थान? जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। मैं कविता शुरू कर चुका हूं, 3 मिनट मेरे साथ रहिए। मैं दावा कर रहा हूं कल आपको कुछ याद रहे न रहे, मेरा नाम याद रहा तो इस कविता के कारण याद रहेगा। कहा है राजस्थान, पानी कहां है? जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा। मेरा लिखना बेकार यदि इस कविता पर ताली न उठी तो। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। मुझे अच्छा लगा, कविता समझ ली गई। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे। चूंडा आवश्यक तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूंडा मत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही पन उड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला, श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूंडावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। कविता के पार की दाद दें। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूंडावत सरदार जय सिंह को भेजा संदेशा। जय सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग खंडोले। बोले, श्रीमन आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है? क्या चूंडावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? आज कहें तो बैरी दल से धरा काट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे। विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उल्टा लाका किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। मेरा साथ दीजिए आप थोड़ा सा। अब क्या था कविता के लोगों, अब क्या था? दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था? उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। दोनों पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और तुम धबी बोली, मेवाड़ी सु चले खीलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था आर और शुभ जय का। दो लोग भी यदि ताली बजाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज मुझे अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो? आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर, पीछे के लोग, मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। कौन मरेगा प्रथम, उसे इस जिद पर अड़े हुए थे। कौन मरेगा प्रथम, उसे जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती अर्थी पर अर्थिंग सजी पड़ी थी। मेरा मन रखना, मैंने इससे अच्छा कुछ लिखा नहीं है। और इधर अर्थी धरती पर अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे। दोनों योद्धा दुश्मन से जो भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। मेरे रोंगटे खड़े इस समय। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया। कहा, महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। क्या दृश्य है, अद्भुत। दुआएं आपकी
कविता की लाज रख लिया आपने। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अमृत कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्छी धर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय कमाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शतशण पिचकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, बालू सिंह भी इधर रक्त के धारे बहा चुका था। अब सीन ये है कि बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है, उसको ये हक मिल जाएगा कि वो आगे लड़ेगा। अब जैत सिंह क्या करता है, 1 मिनट की कविता मैं खत्म कर रहा हूं। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर थरा पर आया। सारे सपने टूट गए जैत सिंह के, चले अब तो नीचे गिर गया। बालू सिंह का हाथी अंदर घुस चुका है। मेवाड़ के लोगों, योद्धा वो नहीं है जो मृत्यु को सामने देख करके आंखें नीचले, योद्धा वो है जो मृत्यु को सामने देखकर उसे पंजा लड़ने की हिम्मत कर सके। जैत सिंह हारा नहीं है, अभी उसे एंट्री लेनी है। इधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, मना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। गोली लगी वक्ष पर जैसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। लगी तनिक ना देर, अब उसने कैसे एंट्री ली मुझे विदा करनी। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे ने शीश काट देने में। तो उनठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर ने शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर